हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स सक्सेस। मैं वेदांशी मित्तल आपको पढ़ा रही हूँ इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स का सब्जेक्ट टैक्सेशन। और अभी हमने प्रीवियस 3 वीडियोस में आपके 3 हेड ऑफ इनकम्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहला हेड ऑफ इनकम पढ़ा था सैलरी, उसके बाद हमने पढ़ा हेड ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी, फिर हमने पढ़ा हेड ऑफ इनकम विच वाज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आज की वीडियो में हम बचे हुए 2 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे विच इज कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आज की वीडियो में हम बचे हुए 2 हेड्स ऑफ इनकम्स को कवर कर लेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारा जीटीआई कैसे कैलकुलेट होता है, हमारा ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे पहले कि कैपिटल गेन्स क्या होते हैं और किस बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि वो जो इनकम है आपकी वो कैपिटल गेन से हुई इनकम है। तो क्या होते हैं कैपिटल गेन्स और उनका बेसिस ऑफ चार्ज। फिर हम देखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वर्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, उनका होल्डिंग पीरियड, उनके टैक्स रेट्स, और 2024 में जो बजट में अपडेट हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में हम उन अपडेट्स को भी देखेंगे। और हम एलटीसीजी को एक न्यूमेरिकल की मदद से भी समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्सेशन क्या होता है। फिर हम देखेंगे सेक्शन 54, सेक्शन 54B, सेक्शन 54EC और सेक्शन 54F की एग्जम्पशंस कैपिटल गेन्स से। ठीक, और फिर हम इन एग्जम्पशंस को समझने के बाद इनका एक कंपैरिजन टेबल देखेंगे और इनको अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए इन एग्जाम्पशन से तो आपको उस टेबल की पिक्टोरियल मेमोरी से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो हम एग्जाम्पशंस देखेंगे और उन एग्जाम्पशंस का कंपैरिजन भी देखेंगे। लास्ट में हम कवर करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिफ्ट्स, विनिंग्स, एंजल टैक्स, ये सब, और सेक्शन 57 के डिडक्शंस देखेंगे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। एंड टुवर्ड्स द एंड इफ टाइम परमिट्स हम कुछ पीवाईक्यूज भी देखेंगे। पॉज करके कमेंट्स में आंसर करना एंड देन मैं उनको समझाऊंगी विद सॉल्यूशन। राइट, ये रहेगा आज की वीडियो का एजेंडा। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका कैपिटल गेन्स, बेसिस ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 45 एंड कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कैपिटल एसेट होता क्या है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 और फिर किस बेसिस पर उस पर चार्ज लगता है अंडर सेक्शन 45। तो कैपिटल एसेट क्या होता है, कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है हमारे कैपिटल एसेट को? सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 डिफाइन करता है हमारे कैपिटल एसेट को। तो आपके कैपिटल गेन्स कब अराइज होते हैं? आपके कैपिटल गेन्स अराइज होते हैं जब आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं। इसमें 3 चीजें याद रखनी है कि जो एसेट ट्रांसफर हो रहा है दैट मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। ठीक है, एंड ट्रांसफर होना इज मैंडेटरी। कैपिटल एसेट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रांसफर होना इज मैंडेटरी। तो द एसेट मस्ट बी कैपिटल एसेट, ट्रांसफर होना इज मैंडेटरी, एंड उस कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पे आपका प्रॉफिट होना इज मैंडेटरी। तो कब होगा आपका कैपिटल गेन अराइज? व्हेन योर कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड एंड देयर इज प्रॉफिट ऑन योर ट्रांसफर ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपिटल एसेट। इन दैट केस अराइजेस आपका कैपिटल गेन्स। अब इनको समझते हैं अच्छे से। कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। कैपिटल एसेट मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल हो, मूवेबल हो, टैंजिबल हो, इनटैंजिबल हो, आपके एसएससी के पास जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे मूवेबल है, इमूवेबल है, चाहे टैंजिबल है या इनटैंजिबल है, वो आपका कैपिटल एसेट है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। जैसे आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ज्वेलरी, आर्टवर्क, स्कल्पचर, लैंड्स, बिल्डिंग्स, ये सब आपका इंक्लूडेड है आपके कैपिटल एसेट के अंडर। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सब कुछ। बट कैपिटल एसेट के कुछ एक्सक्लूजन्स भी होते हैं। इसके 3 एक्सक्लूजन्स हैं, स्टॉक इन ट्रेड, एग्रीकल्चरल लैंड और पर्सनल इफेक्ट्स। सबसे पहला स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मतलब ये आपका बिजनेस का इन्वेंट्री है, ये कोई कैपिटल एसेट नहीं है। तो अगर आप एक कारखाने में गुड्स बना रहे हो तो वो आपका कैपिटल एसेट नहीं है, वो आपका ट्रेडिंग स्टॉक है। उनकी सेल्स आपकी पीजीबीपी में आएगी, कैपिटल गेन्स में नहीं आएगी। स्टॉक इन ट्रेड की सेल्स आपकी पीजीबीपी इनकम होती है, आपकी कैपिटल एसेट्स की इनकम नहीं होती है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल लैंड विच इज इन अ रूरल एरिया। अगर कोई लैंड आपकी, कोई एग्रीकल्चरल लैंड आपकी रूरल एरिया में है तो वो आपकी कैपिटल एसेट नहीं होती है। बट अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड आपकी अर्बन एरिया में है तो वो आपकी कैपिटल एसेट होती है। ठीक है, इफ द एग्रीकल्चरल लैंड इज इन अ रूरल एरिया then in that case it is not a capital asset, but the same agricultural land if it is in urban area then in that case it is a capital asset. Third is personal effects. इसमें आते हैं आपके अपने कपड़े, क्लोथ्स, फर्नीचर जैसी पर्सनल यूज की चीजें। बट पर्सनल यूज में जो आपकी ज्वेलरी, आर्ट वर्क, स्कल्पचर, ये वाली चीजें आती हैं
ये आपकी कैपिटल एसेट में इंक्लूड होती हैं, चाहे आपका वो ज्वेलरी, स्कल्पचर, आर्टवर्क पर्सनल यूज के लिए क्यों ना हो, बट इफ इट इज ज्वेलरी, आर्टवर्क और स्कल्पचर, चाहे पर्सनल यूज के लिए हो, वो आपका कैपिटल एसेट होता है। पर्सनल यूज की कौन सी चीजें कैपिटल एसेट नहीं होती है? योर क्लोथ्स, फर्नीचर, दैट टाइप ऑफ थिंग। ज्वेलरी, आर्टवर्क और स्कल्पचर ये आपके कैपिटल एसेट होते हैं, इवन इफ दे आर फॉर योर पर्सनल यूज। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो अगर आप ज्वेलरी, आर्टवर्क, स्कल्पचर जैसी चीजें घर में रख रहे हो या फिर बाजार में जाकर बेच भी रहे हो, तो दोनों में जो गेन्स होंगे वो आपके कैपिटल गेन्स होंगे। यू हैव टू रिमेंबर दैट। ट्रांसफर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में आता है आपका सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट। ठीक है, आपका जो कैपिटल एसेट है उसका सेल होना, एक्सचेंज होना, रिलिंक्विशमेंट होना या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कंपलसरी एक्विजिशन होना, ये भी आपका ट्रांसफर में आता है। कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन होना भी आपका ट्रांसफर में इंक्लूड होता है। जीरो कूपन बॉन्ड की मैच्योरिटी होना भी आपका ट्रांसफर में आता है। और ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें लीगल टाइटल का पास होना इन्वॉल्व होता है, वो आपका ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट में इंक्लूड किया जाता है। क्या? कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें आपका लीगल टाइटल पास हो रहा है किसी और पर्सन पे, तो वो आपका कैपिटल एसेट का ट्रांसफर है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, राइट? तो ये सब आपके ट्रांसफर में इंक्लूड होते हैं। अब कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं जिनको हम ट्रांसफर में इंक्लूड नहीं करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे कि गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस, ये आपके ट्रांसफर में इंक्लूड नहीं होते हैं। मतलब कि अगर कोई आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे तो वो आपका ट्रांसफर में इंक्लूड नहीं होगा, वो आपका कैपिटल एसेट ट्रांसफर की तरह नहीं माना जाएगा। ठीक, एचयूएफ पार्टीशन में भी जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनको भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये सारे ट्रांजेक्शन्स आपके एग्जम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 47 टू बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो हम ट्रांसफर की तरह ट्रीट नहीं करते हैं अंडर सेक्शन 47? आपका गिफ्ट्स, इनहेरिटेंस या विल, जो आपको प्रॉपर्टी आपको विल में मिल रही है, एज अ गिफ्ट मिल रही है, वो नहीं आएगी आपकी ट्रांसफर में। ठीक है, एचयूएफ के पार्टीशन के टाइम पे जो एसेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी आपका कैपिटल एसेट गेन्स में नहीं आएगा। होल्डिंग और 100% सब्सिडरी के बीच में कोई ट्रांसफर हो रहा है तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ट्रांसफर बाय शेयर होल्डर इन अमालगमेशन, किसी अमालगमेशन में शेयर होल्डर का ट्रांसफर, डीमर्जर के टाइम पे शेयर्स का ट्रांसफर, किसी सोल प्रोप्राइटरी का कंपनी में कन्वर्जन होना और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर होना, ये सब आपका ट्रांसफर की तरह कंसिडर नहीं किया जाता है। ये सारी ट्रांजैक्शंस आपकी एग्जम्प्ट होती हैं अंडर सेक्शन 47। ठीक है, याद रखोगे इन सबको कौन कौन से हैं? गिफ्ट, इनहेरिटेंस, एसेट ट्रांसफर्ड एट पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में कोई ट्रांजेक्शन, अमालगमेशन के टाइम पे शेयर होल्डर का ट्रांसफर, डीमर्जर के टाइम पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सोल प्रोप्राइटरी का कंपनी में कन्वर्जन और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आउटसाइड इंडिया ट्रांसफर। तो क्या सीखा हमने इस स्लाइड से कि कैपिटल गेन्स कब अराइज होते हैं? कैपिटल गेन्स अराइज होते हैं जब आपको कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया जा रहा है, तो आपके कैपिटल गेन्स अराइज होते हैं। ठीक, कैपिटल एसेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? क्या एक्सक्लूड होता है कैपिटल एसेट से? स्टॉक इन ट्रेड, एग्रीकल्चरल लैंड और पर्सनल इफेक्ट्स। ठीक, ट्रांसफर में क्या क्या इंक्लूड होता है और कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को हम एज ट्रांसफर ट्रीट नहीं करते हैं, याद रहेगा। तो अब समझते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वर्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब मैंने यहाँ पे हेडिंग में ही लिख रखा है बजट 2024 अपडेटेड। तो यहाँ जो होल्डिंग पीरियड और रेट्स लिखे हुए हैं ये अपडेटेड हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2024। ठीक है, इससे पहले के टैक्स रेट्स और होल्डिंग पीरियड कुछ और हुआ करता था, 2024 में चेंज होकर ये वाले होल्डिंग पीरियड्स और टैक्स रेट्स हो गए। ठीक है, मैं बता दूंगी, आई विल टेल यू ओरली कि पहले क्या होते थे, बट क्वेश्चन में प्रोबेबली चांसेस आर कि आपके आफ्टर 2024 ही आएगा, बट इवन इफ इट कम्स मैं बताऊंगी तो आप लोग नोट कर लेना कॉपी में। ठीक, होल्डिंग पीरियड सबसे पहले समझते हैं। होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? होल्डिंग पीरियड, आपने एसेट कब खरीदा और कब बेचा। होल्डिंग पीरियड का मतलब होता है कि आपने एसेट कब खरीदा और कब बेचा। अगर आपका होल्डिंग पीरियड थ्रेश होल्ड से ज्यादा है तो वो हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और अगर आपका थ्रेश होल्ड से कम है तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। स्लाइड पर देखो, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का थ्रेशहोल्ड पीरियड दे रखा है 12 मंथ्स। अगर 12 मंथ से ज्यादा होल्डिंग पीरियड होगा तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और अगर 12 मंथ से कम होगा तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ऐसे ही अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, डेट म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, बॉन्ड्स, ज्वेलरी, आर्टवर्क, इन सब का
थ्रेशहोल्ड पीरियड है 24 मंथ्स। अगर आपका 24 मंथ से ज्यादा होल्डिंग पीरियड है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और अगर 24 मंथ से कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो ये वाला जो होल्डिंग पीरियड है ये कब आया? तो ये वाला जो होल्डिंग पीरियड है ये चेंज हुआ आपका 2024 में। 2024 से पहले आपका अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ज्वेलरी, डेट म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग पीरियड होता था 36 मंथ्स। कितना होता था 2024 से पहले होल्डिंग पीरियड? इन सब का 36 मंथ्स। अब कितना है? 24 मंथ्स। याद रहेगा, 2024 से पहले 36 मंथ और 2024 के बाद 24 मंथ्स। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट होल्डिंग पीरियड ही पूछ लें वो आपसे, तो आपको ईयर याद रखना है। अगर 2024 से पहले का पूछा है तो आपको 36 मंथ्स लिखना है इन वाले पॉइंट्स के लिए, ठीक। और अगर 2024 के बाद का पूछ ले तो 24 मंथ्स, याद रहेगा। अब रेट्स देख लेते हैं। रेट्स देखने से पहले यहाँ पे लिस्टेड इक्विटी शेयर / इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ब्रैकेट में एसटीडी पेड लिखा है। तो इस एसटीडी पेड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इन फंड्स को बाय या सेल करते हुए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ऑटोमेटिकली लग जाता है। किनको बाय सेल करते हुए? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को बाय या सेल करते हुए आपका सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो टैक्स पेयर को अलग से कुछ नहीं करना है उस सिचुएशन में, ठीक। तो ये है एसटीडी पेड का मतलब। चलो अब इनके टैक्स रेट देख लेते हैं, 2024 के बाद वाले भी और पहले वाले में ओरली बता दूंगी आपको। एसटीसीजी के टैक्स रेट देख लेते हैं। अगर आपका लिस्टेड इक्विटी शेयर है तो आपका नया टैक्स रेट है 20% अकॉर्डिंग टू सेक्शन 111A, ठीक है। कितना है? 20%। पुराना रेट था आपका 15%। ओके, बाकी सारी ये जो आपके एसेट टाइप है उन सब में नॉर्मल स्लैब रेट होता है। अब अगर एलटीसीजी टैक्स रेट की बात करें, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के लिए होता है 12.5% ऑन गेन्स अबव ₹1.25 लाख, ठीक, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 112A, ठीक है। और पुराना होता था 10% इफ द गेन्स वर मोर देन 1 लाख। तो नए रेट्स में रेट भी चेंज हुआ है और एग्जम्पशन लिमिट भी चेंज हुई है। नया है 12.5% ऑन द गेन्स अबव 1,25,000। पुराना था 10% ऑन द गेन्स अबव ₹1 लाख, राइट। बाकी के एसेट टाइप्स के लिए आपका सेम टैक्स स्लैब रेट है विच इज 12.5% अंडर सेक्शन 112 विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विद इंडेक्सेशन। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जुलाई 2024 से पहले प्रॉपर्टी एक्वायर की गई थी तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और रेजिडेंशियल्स के पास एक ऑप्शन है कि वो चूज कर सकते हैं कि वो 12.5% टैक्स रेट लगाएं या 20% वाला टैक्स रेट लगाएं। 12.5% लगता है आपका विदाउट इंडेक्सेशन और 20% लगता है विद इंडेक्सेशन। जिसमें भी कम टैक्स हो वो वाला चूज करना वुड बी द स्मार्ट मूव, राइट। तो अगर आपने एक्वायर कर ली थी प्रॉपर्टी बिफोर 2024 तो चॉइस होती है आपके पास टू चूज बिटवीन दीज टू टैक्स स्लैब रेट्स। तो ये है आपके होल्डिंग पीरियड्स आफ्टर 2024 और एसटीसीजी के टैक्स रेट्स और एलटीसीजी के टैक्स रेट्स नए वाले, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट एंड इंडेक्सेशन। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो पूरे कैपिटल गेन्स के चैप्टर का बैकबोन है। क्या है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का कॉम्प्यूटेशन का फॉर्मूला। ये कहता है कि कैपिटल गेन्स इज इक्वल टू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस द एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। तो क्या है ये सब अमाउंट्स? इनको समझते हैं कि क्या क्या होता है। ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है? ये वो अमाउंट है जो आपको एसेट बेचने पर मिलती है, मतलब कि आपका सेल्स प्राइस ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? ओरिजिनल परचेज के खर्चे को, जो ओरिजिनल खरीद का खर्चा होता है, जब उसको आप इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करते हो तो वो आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है? जो खर्चा आपने एसेट को इंप्रूव करने के ऊपर किया वो आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा जब आप इन्फ्लेशन को भी इंक्लूड करोगे उसमें। माइनस द एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर मतलब कि जो ट्रांसफर करने में आपके खर्चे हुए हैं, जैसे कि ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, लीगल फीस, ये सब आपका एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर होते हैं और ये सारे आपके डिडक्टेबल होते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से। जब आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से इन सारी अमाउंट्स को माइनस करते हो तो आपका कैपिटल गेन्स आ जाता है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखेंगे, बट उससे पहले समझते हैं कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इंडेक्स वर्ड क्या है? सबसे पहले तो यही देख लो। इंडेक्स मतलब हर साल आपकी इन्फ्लेशन होती है ना, मतलब
2008 में जो आपने प्रॉपर्टी 10 लाख की खरीदी थी, क्या वो 2023 में भी उस 10 लाख की वैल्यू सेम होगी? नहीं ना। इंडेक्सेशन उसी पुरानी कॉस्ट को आज की वैल्यू में एडजस्ट करता है। यही रोल है आपका इंडेक्सेशन का। जो आपकी पुरानी कॉस्ट थी उस टाइम की, उसको आज की वैल्यू में एडजस्ट करना इज इंडेक्सेशन, ताकि जब आप कैपिटल गेन्स में टैक्स लगाएं तो जो आपका टैक्स लगे वो रियल प्रॉफिट पे लगे, इन्फ्लेशन पर ना लगे। ठीक है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला होता है एक्चुअल कॉस्ट इनटू CII ऑफ ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ परचेज। CII क्या होता है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपका CBDT हर साल नोटिफाई करता है। ठीक है, तो बेस ईयर है आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का फाइनेंशियल ईयर 2001 से 2002, जिसमें आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था 100। ठीक, तो इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं? एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ परचेज, तो आपका इंडेक्स कॉस्ट आ जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडेक्स कॉस्ट का फॉर्मूला आप अपना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकाल सकते हैं। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की वैल्यूज देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए आपको याद रखनी जरूरी है। सबसे पहले तो बेस ईयर की याद रखना इज इंपॉर्टेंट। बेस ईयर है आपका फाइनेंशियल ईयर 2001 से 2002, इसमें थी आपकी वैल्यू 100। फिर है आपका फाइनेंशियल ईयर 2012 से 13, इसकी वैल्यू है 200। 17 से 18 की थी 272, 22 से 23 की थी 331 और 23 से 24 की 348। ये कुछ इंपॉर्टेंट की वैल्यूज हैं, इनको याद रख लो। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर आपने अपना एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा था तो आप एक्चुअल कॉस्ट की जगह 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, या फिर एक्चुअल कॉस्ट जो भी ज्यादा होती है वो कंसिडर करी जाती है अगर आपका एसेट बिफोर 1 अप्रैल 2001 एक्वायर किया गया था। क्या 1 अप्रैल 2001 को उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू या फिर एक्चुअल कॉस्ट जो भी ज्यादा होगी वो आपकी कंसिडर करी जाएगी अगर आपका एसेट एक्वायर किया गया था 1 अप्रैल 2001 से पहले। अगर आपने एसेट एक्वायर करने के बाद उस पर कुछ एक्सपेंडिचर किया है उसको इम्प्रूव करने का, तो वो भी आपका सब्ट्रैक्ट होता है कैपिटल गेन कैलकुलेट करते वक्त, और वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी इंडेक्स करके कैलकुलेट किया जाएगा। इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया, एक्चुअल कॉस्ट इनटू CII ऑफ ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ परचेज। आपका इंडेक्स कॉस्ट निकालना आता है आपको, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स करके ही डिडक्ट होगा। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज, अगर आपकी कोई भी इंप्रूवमेंट 1 अप्रैल 2001 से पहले हुई है तो वो इग्नोर करी जाएंगी। ठीक, ऐसे निकालते हैं हम कैपिटल गेन्स, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब समझते हैं इसको एक न्यूमेरिकल से। पहले ये क्वेश्चन सुनो, समझो और क्वेश्चन ना खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर राज परचेज्ड अ रेजिडेंशियल प्लॉट इन फाइनेंशियल ईयर 2008 टू 2009 फॉर ₹10 लाख। मिस्टर राज ने परचेज किया एक रेजिडेंशियल प्लॉट फाइनेंशियल ईयर 2008 से 2009 में। ही सोल्ड इट इन फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023 फॉर ₹45 लाख। 2022 से 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने उसको सेल कर दिया। उन्होंने ब्रोकरेज पे किया ₹1 लाख का, और उन्होंने 2 लाख स्पेंड किए थे इंप्रूवमेंट पे फाइनेंशियल ईयर 2015 से 16 में। तो हमें इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। तो आपको इंप्रूवमेंट भी दे रखा है, आपको ट्रांसफर का एक्सपेंस भी दे रखा है, सेल का ईयर और प्राइस दे रखा है, परचेज का ईयर और प्राइस दे रखा है। मैंने यहाँ हेल्प के लिए आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के वैल्यूज भी लिख रखे हैं, जो यहाँ गिवन फाइनेंशियल ईयर्स हैं उनके सबके कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के वैल्यूज रिटर्न है ओवर हियर। तो अब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करके बताओ कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होगा। तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, फिर मैं समझाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। चेक करेंगे फिर कि तुम्हारा आंसर सही था या नहीं था। तो सबसे पहला स्टेप होता है टू कैलकुलेट द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या थी आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? द सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या है यहाँ पे आपका गिवन? कब सेल किया था उन्होंने? फाइनेंशियल ईयर 22 से 23 में फॉर ₹45 लाख। तो क्या है आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? 45 लाख आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। ठीक, अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से क्या क्या सब्ट्रैक्ट होता था? आपका एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, आपका कॉस्ट, आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सबसे पहले एक इजी अमाउंट लिख लेते हैं विच इज एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। तो कितना ब्रोकरेज दिया उन्होंने? 1 लाख ब्रोकरेज दिया है, तो ये एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे हम, क्योंकि ये एज इट इज डिडक्टेबल होगा फ्रॉम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब देख लेते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगी? हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो पता है कितना है, हमें दे रखा है 10 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बट उन्होंने एक्वायर किया था फाइनेंशियल ईयर 2008 से 2009 में, तो अब इसका हमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा। तो इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकालते थे हम? इंडेक्स कॉस्ट निकालते थे एक्चुअल कॉस्ट इनटू CII ऑफ ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो हमारा ईयर ऑफ सेल क्या है? 2022 से 2023, उसका आपका CII यहाँ पे मैंने लिख रखा है 331। ईयर ऑफ परचेज है 2008 से 2009, उसका CII है 137। तो क्या आएगी आपकी इंडेक्स कॉस्ट? इंडेक्स कॉस्ट आएगी 10 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाय 137, which will be 24,16,058 कैलकुलेट करके, राइट? अब ऐसे ही हम अपना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकाल लेंगे। इम्प्रूवमेंट कितनी करी है उन्होंने? इम्प्रूवमेंट करी है उन्होंने 2 लाख की, कौन से ईयर में? 2015 से 2016 में। इसका CII गिवन है 254। तो क्या निकलेगी आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट? 2 लाख में 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 331 डिवाइडेड बाय 254, which will be 2,60,630। तो लास्ट में हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए क्या करेंगे? आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से ये सारे अमाउंट्स हम माइनस कर देंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 17,23,312। अब इस पे टैक्स स्लैब रेट क्या लगेगा? इस पे टैक्स स्लैब रेट लगेगा आपका 20%। 20% क्यों लगेगा? अब इस पे 20% इसलिए लगेगा क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन करी है वो हमने इंडेक्स कैलकुलेशन करी है। 12.5% टैक्स रेट लगता है LTCG पर, वो लगता है विदाउट इंडेक्सेशन। हमने यहाँ कैलकुलेशन करी है विद इंडेक्सेशन, तो यहाँ पर टैक्स लगेगा आपका 20%। ठीक, आप डायरेक्ट 45 लाख में से 1 लाख, 10 लाख, 2 लाख डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते तो उसके ऊपर लगता है आपका 12.5%। अब यहाँ हमारे पास चॉइस है ये चूज करने की, हम 20% करें या 12.5% करें, जो भी कम हो दोनों में से, क्योंकि जो ये एसेट एक्वायर हुआ था ये 2024 से पहले ही एक्वायर हो चुका है। इसलिए मिस्टर राज के पास चॉइस है कि वो 20% का टैक्स रेट लगाएं या 12.5% का टैक्स रेट लगाएं। तो हम दूसरा वाले से भी कैलकुलेशंस देख लेते हैं। अगर आप 17,23,312 पर 20% लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा 3,44,662। ठीक है, कैलकुलेट करके। बट अगर हम नॉर्मल करें, बिना इंडेक्स के वैल्यूज के करें, तो 45 लाख में से आप डायरेक्ट माइनस करोगे 2, 10, 12, 13, 45 लाख में से आप डायरेक्ट 13 लाख माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 32 लाख। 32 लाख पे फिर आप 12.5% लगा दोगे तो कितना आएगा? तो कैलकुलेट करके आएगा 32 लाख का 12.5% विल बी 4 लाख। तो ऑब्वियसली आपका इंडेक्स कॉस्ट से टैक्स कम पड़ रहा है। अगर आप इंडेक्स कॉस्ट से कैलकुलेट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालकर उस पर 20% का टैक्स लगा रहे हैं तो वो आ रहा है 3,44,662। ठीक, और अगर आप बिना इंडेक्सेशन के कर रहे हैं तो वो आ रहा है 4 लाख। तो ऐसे करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है सिंस इनके पास चॉइस है। अब आता है एग्जम्पशंस का सेक्शन। ये पूरे चैप्टर का बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से याद कर लो। अगर तुमने कंडीशंस पूरी कर दी, कंडीशंस फुलफिल कर दी, तो कैपिटल गेन्स पर 0 टैक्स। ठीक, तो 4 चीजें याद रखनी है जो हर एग्जम्पशन में है: ओल्ड एसेट, न्यू एसेट, टाइम लिमिट और लॉक इन पीरियड। ये 4 चीजें आपको हर सेक्शन के लिए याद रखनी है: ओल्ड एसेट, न्यू एसेट, टाइम लिमिट और लॉक इन पीरियड। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन 54 के अंडर आपका परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। सीधा सीधा सा रूल है इसका, घर खरीदो और बेचो अंडर सेक्शन 54। तो कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए? इसके लिए इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही एलिजिबल है। फर्म्स, कंपनीज ये सब एलिजिबल नहीं है इस सेक्शन के अंडर एग्जम्पशन ऑप्ट करने के लिए। ओरिजिनल एसेट होना चाहिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में भी आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विच इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचकर या खरीदकर आपको ये वाला एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। स्पेसिफिकली आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए इन ऑर्डर टू ऑप्ट फॉर दिस एग्जम्पशन। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, क्या और कब खरीदना है? तो गवर्नमेंट कहती है कि अब आपको नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदना पड़ेगा, तो इसका एक टाइम लिमिट है, बहुत ध्यान से सुनिए। पुराना घर बेचने के 1 साल पहले या बेचने के 2 साल बाद तक, और अगर आप कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो पुराना घर बेचने के 3 साल के अंडर आपकी कंस्ट्रक्शन हो जानी चाहिए। ठीक है, क्या है? तो अगर आपने पुराना घर बेचा है तो उसके 1 साल पहले या उसके 2 साल बाद तक आप नया घर खरीद ले
और अगर आप नया घर कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो पुराना घर बेचने के 3 साल बाद तक आपका नया घर कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए। ये है इसकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड की टाइम लिमिट। एग्जेम्पशन अमाउंट, अब कितना आपका टैक्स बचेगा, एलटीसीजी या फिर कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस में से जो भी आपका कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस में से जो भी वैल्यू आपकी कम होगी वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और इसकी मैक्स कैप होती है 10 करोड़ रुपए। किसके अकॉर्डिंग है ये मैक्स कैप? ये मैक्स कैप आई है आपकी फाइनेंस एक्ट 2023 में। 2023 में इंट्रोड्यूस हुई आपकी ये मैक्सिमम लिमिट विच इज ऑफ ₹10 करोड़, जो कि लागू होती है असेसमेंट ईयर 2024 से 25 ऑनवर्ड्स। ठीक, तो मैक्सिमम कैप है 10 करोड़। कब से? आफ्टर 2023। असेसमेंट ईयर 2024 टू 25 से आपकी कैप लगती है 10 करोड़ की। तो आपको 10 करोड़ तक ही एग्जम्पशन मिलेगा। अगर आपका जो नया घर आपने खरीदा है वो 15 करोड़ का है तो आपको 15 करोड़ का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। आपका मैक्स लिमिट इज 10 करोड़, आपको मैक्सिमम 10 करोड़ तक का ही एग्जम्पशन मिल सकता है। तो ये तो लिमिट हो गई। और वैसे लोअर ऑफ एलटीसीजी और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस में से आपको एग्जम्पशन मिलता है, whichever is lower amongst those two। लॉक-इन पीरियड है आपका, न्यू हाउस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विद इन 3 years। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि सरकार ने अपना दिमाग चलाकर तुमको ये बोला है कि तुम जो नया घर है उसको खरीदने के तुरंत बाद बेच नहीं सकते हो। नए घर का लॉक इन पीरियड है 3 साल। तो अगर तुमने 3 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो वो जो तुमको एग्जम्पशन मिली थी वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक, तो क्या है ये लॉक इन पीरियड? नया घर खरीदने के 3 साल तक तुम किसी और को वो घर नहीं बेच सकते हो। और अगर तुमने बेच दिया तो तुमको जो एग्जम्पशन मिली थी वो तुम्हारी एग्जम्पशन रिवर्स हो जाएगी। ठीक, गवर्नमेंट इज वेरी चालाक ब्रो। अभी एक यूनिक ऑप्शन फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20 से आया है। ये कहता है कि अगर आपका एलटीसीजी 2 करोड़ या उससे कम है तो आप एक की जगह 2 रेजिडेंशियल हाउस खरीद सकते हैं। क्या कहता है ये कहता है अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे कम है तो आप एक के बदले 2 रेजिडेंशियल हाउस खरीद कर भी एग्जम्पशन ले सकते हैं। बट याद रखने की बात यह है कि ये वाला एग्जम्पशन आपको लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार मिल सकता है, कि आप एक की जगह 2 रेजिडेंशियल हाउस पर एग्जम्पशन ले सकते हैं। बट ये सिर्फ आपको अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार मिलता है। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस हुआ ये यूनिक ऑप्शन? ये इंट्रोड्यूस हुआ 2019 से 20 में, राइट? तो ये है आपका सेक्शन 54। अब देखते हैं सेक्शन 54B, परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ये सेक्शन बहुत यूनिक है। इसकी यूनिकनेस ये है कि ये एग्जम्पशन आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर भी मिलता है। बाकी सारे एग्जम्पशंस आपके सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर मिलते हैं, बट ये एग्जम्पशन सेक्शन 54B के अंडर वाला एग्जम्पशन आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दोनों पर मिलता है। याद रखना, एग्जाम में आ सकता है कि आपको एग्जम्पशंस के सेक्शंस लिख दें और पूछें कि कौन सा वाला एग्जम्पशंस इनमें से कौन सा वाला एग्जम्पशंस आपका एसटीसीजी पर मिलता है। तो यू हैव टू रिमेंबर सेक्शन 54B परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड आपको एसटीसीजी पर मिलता है, बाकी सारे एग्जम्पशन सिर्फ एलटीसीजी पर मिलते हैं। ये दोनों पर मिलता है, तो ये इसका यूनिक पॉइंट है। एलिजिबल एसएससी, इसका भी इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। ओरिजिनल एसेट होना चाहिए इसमें एग्रीकल्चरल लैंड। ओरिजिनल लैंड की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, जो आपका एसेट है एग्रीकल्चरल लैंड, वो आपका यूज हो रहा होना चाहिए by the SSC or his parents for at least 2 years before the transfer। मतलब कि ट्रांसफर करने के 2 साल पहले तक वो यूज में होना चाहिए by the SSC himself और by that SSC's parents। ठीक है, ट्रांसफर होने के 2 साल पहले तक यूज होना चाहिए। वो बैरन लैंड नहीं होना चाहिए, खाली प्लॉट नहीं होना चाहिए, वो एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज होता हुआ होना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड की टाइम लिमिट है आपको नया एग्रीकल्चरल लैंड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर खरीदना है। मतलब जब डेट ऑफ ट्रांसफर हो गया, आपका पुराना एग्रीकल्चरल लैंड बिक गया है, उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना है। टाइम लिमिट इज विद इन 2 years ऑफ द ट्रांसफर, राइट? एग्जम्पशन अमाउंट आपकी इसकी भी वही है, कैपिटल गेन्स एसटीसीजी और एलटीसीजी जो भी हुआ है या फिर कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लैंड में से जो भी कम है उस पर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक, सिंस यहाँ पर कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, तो यहाँ पे कैपिटल गेन्स का जो भी अमाउंट आएगा वो, या फिर जो आपने नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा है उससे जो आपको पैसे मिले हैं वो, उन दोनों में से जो भी कम होगा उस पर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। लॉक इन पीरियड इसका भी 3 साल है। आप नई एग्रीकल्चरल लैंड को 3 साल तक नहीं बेच सकते हैं। वही अगर आपने 3 साल में अगर उसको बेच दिया तो आपका एग्जम्पशन अमाउंट
रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो नया एग्रीकल्चर लैंड जो आपने खरीदा है उसको आप अगले 3 साल तक नहीं बेच सकते हैं। अगर आपने उन 3 सालों में उस नए एग्रीकल्चर लैंड को बेच दिया तो आपको जो एग्जम्पशन मिला था वो आपका एग्जम्पशन रिवर्स हो जाएगा। तो ये है आपका सेक्शन 54 भी। इसकी यूनिकनेस है कि इसमें एसटीसीजी और एलटीसीजी दोनों पर एग्जम्पशंस लगते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, विच इज सेक्शन 54 EC, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो लोग कोई नया घर या जमीन नहीं खरीदना चाहते हैं, बल्कि अपने पैसे को किसी गवर्नमेंट सेफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और किसी गवर्नमेंट सेफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचाना चाहते हैं। तो उसी के लिए है आपका सेक्शन 54 EC, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपका कोई भी एसएससी एलिजिबल है, लाइक एनी एसएससी इज एलिजिबल फॉर दिस। इंडिविजुअल हो, HUF हो, फर्म हो, कंपनी हो, कोई भी हो, वो एलिजिबल है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स के एग्जम्पशन के लिए। इसमें जो आपका ओल्ड एसेट जिसको बेचकर आपका एलटीसीजी हुआ था, उसमें सिर्फ आपका लैंड या बिल्डिंग ही हो सकता है। मतलब आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचकर जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उसी पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बॉन्ड्स में। तभी उसी पैसे को आप इन्वेस्ट करके बॉन्ड्स में ये वाला एग्जम्पशन ले सकते हैं। अगर आपने ज्वेलरी बेची, शेयर्स बेचे, इन सबको बेच के आप सोच रहे हैं कि आपको इसमें एग्जम्पशन मिल जाएगा, नहीं। जो आप अपना ओल्ड एसेट बेच रहे हैं, दैट मस्ट बी लैंड और बिल्डिंग, विच इज इट मस्ट बी अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपकी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन में, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स में। ठीक है, NHAI, REC, PFC, IRFC बॉन्ड्स, इनमें से किसी में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए विदिन 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब कि आपने जब ये अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा है, उसके ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर अंदर आपका इनमें इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इस सेक्शन के अंडर एग्जम्पशन के लिए। ठीक है, इनमें से किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना यहां से हुआ हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक, विदिन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। एक दिन भी ऊपर हो गया तो एग्जम्पशन कैंसल। 6 महीने मतलब 6 महीने, 6 महीना एक दिन भी हुआ तो एग्जम्पशन कैंसल। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है इसमें कि तुमको एग्जम्पशन मिलेगा सिर्फ 50 लाख की इन्वेस्टमेंट पर। जो तुमने गवर्नमेंट बॉन्ड पर इन्वेस्टमेंट किया है उसमें मैक्स तुम्हें एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक का ही एग्जम्पशन मिलेगा। अगर तुम्हें एलटीसीजी 2 करोड़ का हुआ और तुमने पूरे 2 करोड़ गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो तुमको 2 करोड़ पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, तुमको सिर्फ 50 लाख पर मिलेगा अपना एग्जम्पशन। बचे हुए पैसे पर तुमको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, बचे हुए पैसे पर तुमको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, 50 लाख पर फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम कैप है। ठीक, इस वाले सेक्शन का लॉक इन पीरियड है 5 साल। ये चेंज हुआ अप्रैल 2018 में। पहले ये भी 3 साल का ही लॉक इन पीरियड था, बट ये 2018 में चेंज होके 5 साल हो गया। तो क्या मतलब है कि जो तुमने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, जो तुमने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, उनको तुम 5 साल तक नहीं ट्रांसफर कर सकते हो, और अगर तुमने किया तो तुम्हारा एग्जम्पशन मिला था वो रिवर्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट 5 इयर्स तक ट्रांसफर होने के, बॉन्ड्स खरीदने के नेक्स्ट 5 इयर्स तक तुम किसी और को वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। इवन इफ यू डू दैट तो तुम्हारा ये एग्जम्पशन रिवर्स हो जाएगा। एग्जम्पशन अमाउंट है एलटीसीजी और अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स में से जो भी कम होगा, और मैक्सिमम लिमिट है इसकी 50 लाख। ठीक, अब बात करते हैं आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग एग्जम्पशन की, सेक्शन 54 एनी LTCA रेजिडेंशियल हाउस। ये तुम्हारा सेक्शन 54 का बिल्कुल अपोजिट है। वो कहता था घर खरीदो और घर बेचो, ये कहता है घर को छोड़कर कुछ भी बेचो पर खरीदो सिर्फ घर ही। सेक्शन 54 कहता था घर खरीदो घर बेचो, ये कहता है घर को छोड़कर कुछ भी बेचो पर खरीदो सिर्फ घर ही। ठीक, मतलब गोल्ड बेचो, ज्वेलरी बेचो, शेयर्स बेचो, प्लॉट बेचो, उसके बाद उसको नए रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करो और सेक्शन 54F का एग्जम्पशन पाओ। ठीक, एसएससी कौन है इसके एलिजिबल एसएससी है इंडिविजुअल और HUF। इसको भी कंपनीज, फर्म्स वगैरह नहीं ले सकती हैं, इसमें सिर्फ एलिजिबल है इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओल्ड एसेट आपका जो होगा, ओल्ड एसेट जो आप बेच रहे हैं, जिसका आप ट्रांसफर कर रहे हैं, वो घर के अलावा कुछ भी हो सकता है। एनी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट दी हाउस, जैसे कि शेयर्स, ज्वेलरी, प्लॉट, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, इनमें से कुछ भी हो सकता है, बस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हैं आप इसमें। इन्वेस्टमेंट की टाइम लिमिट है कि ये प्रॉपर्टी बेचने के 1 साल पहले
या 2 साल बाद तक आप खरीद सकते हैं नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। मतलब इस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने के 1 साल पहले तक या फिर 2 साल बाद तक आप नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। या फिर अगर आप नया रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो ट्रांसफर होने के 3 साल बाद तक आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आपको ये एग्जम्पशन मिलता है। कंडीशन फॉर फुल एग्जम्पशन। अब यहाँ पर एक गोल्डन रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए, जो बच्चे ना एग्जाम्स में गलत कर देते हैं, तो ध्यान से सुनो और याद रखना इस पॉइंट को। बाकी सारे सेक्शंस में हम कैपिटल गेन्स को इन्वेस्ट करते हैं, पर अगर आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में 100% टैक्स एग्जम्पशन चाहिए तो आपको पूरा का पूरा नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब जो आपको कैपिटल गेन हुआ वो नहीं, आपको पूरा का पूरा आपका नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर 100% टैक्स एग्जम्पशन चाहिए। और अगर आप पूरा नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन मिलती है। प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाइड बाय LTCG। ये है आपका प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन का फॉर्मूला। इस कैलकुलेशन से आपको पता चल जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में कितनी एग्जम्पशन मिलेगी। मतलब अगर आप पार्शियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप पूरा आपको जो नेट सेल कंसिडरेशन मिला है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक, अब इसकी कुछ नेगेटिव कंडीशंस भी हैं। जिस डेट पर आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं उस डेट पर आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। मतलब जिस दिन आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, आप जो नया घर खरीद रहे हैं उसको छोड़ के आप सिर्फ एक और रेजिडेंशियल हाउस ओन कर सकते हैं। अगर आप उनके अलावा 2-3 हाउसेस और ओन करते हैं तो आप इस सेक्शन के अंडर एग्जम्पशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और नया घर खरीदने के बाद आप अगले 2 सालों तक कोई और नया घर नहीं खरीद सकते हैं और अगले 3 सालों तक कोई और नया घर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आपने ये वाला घर खरीदा है, इस वाले एग्जम्पशन को लिया है, उस एग्जम्पशन के बाद से 2 साल तक आप कोई और नया घर नहीं खरीद सकते हैं और अगले 3 साल तक कोई नया घर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जम्पशंस। एक बार सेक्शन 54F को न्यूमेरिकली देख लेते हैं कि कैसे हम इसका प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन निकालते हैं। क्वेश्चन है आपका, मिसेस प्रिया सोल्ड लिस्टेड शेयर्स फॉर ₹50 लाख। नेट सेल कंसिडरेशन दे रखा है उनका 50 लाख रुपीज। ठीक, उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 18 लाख रुपए। उन्होंने नया घर खरीदा फॉर ₹30 लाख विद इन 2 years। 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने टाइम लिमिट के अंदर अंदर नया घर खरीद लिया फॉर ₹30 लाख। शी ओन्ड नो अदर हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन उनका और कोई घर नहीं था। कंप्यूट एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F एंड टैक्सेबल LTCG। तो 54F के एग्जम्पशन के अंडर उनका एग्जम्पशन कंप्यूट करना है और LTCG फिर कितना टैक्सेबल होगा ये कंप्यूट करना है। उनका जो नेट सेल कंसिडरेशन था वो 50 लाख था, LTCG 18 लाख था और रेजिडेंशियल हाउस उन्होंने खरीदा 30 लाख का। मतलब उन्होंने पूरा नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट नहीं किया है नया घर खरीदने में। तो प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस डिवाइडेड बाय द नेट सेल कंसिडरेशन होल मल्टीप्लाइड बाय द LTCG। तो कितना है हमारा कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस? 30 लाख डिवाइडेड बाय द नेट सेल कंसिडरेशन इज 50 लाख। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है विद 18 लाख। कैलकुलेट करके आएगा आपका 10,80,000। तो ये आपका एग्जम्पशन अमाउंट आया है 10,80,000। तो सेक्शन 54F के अंडर आपको कितना एग्जम्पशन मिल जाएगा? आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा 10,80,000 का। और टैक्सेबल कितना हो जाएगा? आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था? 18 लाख रुपए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। उसमें से आप अपना एग्जम्पशन अमाउंट माइनस कर दोगे तो जो आपका बचा हुआ अमाउंट आएगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, 7,20,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा और 10,80,000 आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम सेक्शन 54F के अंडर अपना प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन। आई होप समझ आ गया होगा। अब एक बार इन चारों एग्जम्पशंस को डिटेल से रिवाइज कर लेते हैं, इनका कंपैरिजन देख लेते हैं ताकि तुमको चारों एग्जम्पशंस एकदम दिमाग में सेट हो जाए। सबसे पहले एलिजिबल एसएससी। एलिजिबल एसएससी सब में इंडिविजुअल और HUF होता है एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 54EC। 54EC में कोई भी एलिजिबल हो सकता है, बाकी सब में इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक, ओरिजिनल एसेट सेक्शन 54 में, ओरिजिनल एसेट मतलब ओल्ड एसेट जो आपने बेचा है, ओल्ड एसेट होगा आपका सेक्शन 54 में रेजिडेंशियल हाउस, सेक्शन 54B में एग्रीकल्चरल लैंड, सेक्शन 54EC में लैंड और बिल्डिंग, सेक्शन 54F में कोई भी LTCA एक्सेप्ट फॉर रेजिडेंशियल हाउस।
ठीक। नई इन्वेस्टमेंट होगी सेक्शन 54 में रेजिडेंशियल हाउस में ही, घर खरीदो घर बेचो। सेक्शन 54 बे में एग्रीकल्चरल लैंड बेचो, एग्रीकल्चरल लैंड खरीदो। सेक्शन 54 EC में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचो और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, जैसे कि ये वाले गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सेक्शन 54F में रेजिडेंशियल हाउस के अलावा कुछ भी बेचो पर खरीदो सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस। ये हो गए आपके ओल्ड एसेट और न्यू एसेट। टाइम लिमिट सेक्शन 54 में थी टाइम लिमिट सेक्शन 54 में थी ओल्ड एसेट बेचने के 1 साल पहले या 2 साल बाद तक और 3 साल कंस्ट्रक्शन का। 54B में ट्रांसफर के 2 साल बाद तक। 54EC में 6 महीने तक ट्रांसफर हो जाने के बाद। और सेक्शन 54F में सेम 1 साल पहले 2 साल बाद तक और 3 साल बाद तक कंस्ट्रक्शन। मैक्सिमम एग्जम्पशन में आपका 10 करोड़ का कैप है सेक्शन 54 में। ठीक। सेक्शन 54 में आपको फुल कैपिटल गेन पे मिल जाता है, नो कैप। सेक्शन 54EC में 50 लाख रुपए का मैक्सिमम लिमिट है और सेक्शन 54F में पूरा मिल जाता है। अगर पूरा का पूरा नेट सेल कंसिडरेशन अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो पूरे पे एग्जम्पशन मिल जाता है, बट अगर आपने नहीं किया है नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट पूरा तो आपका प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन निकलता है विद दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला जिससे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। लॉक इन पीरियड है सेक्शन 54 का 3 इयर्स, सेक्शन 54B का 3 इयर्स, सेक्शन 54EC का 5 इयर्स जो चेंज हुआ 2018 में, सेक्शन 54F का 3 इयर्स। STCG किस में एलिजिबल है? बस सेक्शन 54B में STCG भी एलिजिबल है, बाकी सब में सिर्फ LTCG कंसिडर होता है। तो ये है आपका डिफरेंस इन सब सेक्शंस का और आई होप आपको ये सेक्शंस याद हो गए होंगे। अब इस वाली टेबल को नोट कर लो तो अभी जितना भी समझाया उस सबका आपको समरी मिल जाएगा। पेपर में जाने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लोगे तो ये वाले सेक्शंस तो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। चलो एक सिचुएशन सोचते हैं। मिस्टर शर्मा ने एक प्लॉट बेचा और उस प्लॉट को बेच के उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 15 लाख रुपए का। अब वो उस 15 लाख रुपए से नया घर खरीद कर सेक्शन 54F के अंडर वो एग्जम्पशन लेना चाहते हैं, पर ITR की फाइलिंग डेट आ गई है और उन्हें अब तक कोई सूटेबल घर नहीं मिला है। तो अब क्या होगा? क्या उनकी एग्जम्पशन चली जाएगी? नहीं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ही है आपका CGAS कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। मिस्टर शर्मा को क्या करना है? मिस्टर शर्मा को वो 15 लाख रुपए ITR डेट आने से पहले वो 15 लाख रुपए CGAS अकाउंट में डिपॉजिट कर देने हैं। CGAS अकाउंट में जो कि एक ऑथराइज्ड बैंक में है उसमें डिपॉजिट कर देने हैं उनको ये 15 लाख रुपए। ठीक। तो वो 15 लाख आपके ट्रीट होते हैं एज इफ नया इन्वेस्टमेंट हो चुका है रेजिडेंशियल हाउस, तो उनको एग्जम्पशन मिलती रहेगी। और बाद में जब सूटेबल हाउस मिले तो सूटेबल हाउस में वहां से पैसे निकाल के खरीद लो। और अगर विड्रॉ कर लिया और विड्रॉ करके सूटेबल टाइम में सही जगह पर यूज नहीं किया, मतलब विड्रॉ करके नया घर नहीं खरीदा, तो वो अमाउंट तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल तुम्हारी टाइम लिमिट एक्सपायर होगी। ठीक। ये होता है CGAS। CGAS में 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। टाइप A होता है सेविंग्स अकाउंट्स जैसा, टाइप B होता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसा। सेविंग्स अकाउंट्स जैसे अकाउंट में कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, उसकी पासबुक मिलती है, पर जो तुम्हारा फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है और अगर प्री मैच्योर विड्रॉ किया तो उस पर पेनल्टी भी लगती है। तो ये 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं तुम्हारे कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में। इसका एक प्रैक्टिकल रूल ये है, अगर इन्वेस्टमेंट टाइम पर नहीं हुई तो CGAS के बिना एग्जम्पशन का क्लेम रिस्की है। अब कैपिटल लॉस सेट ऑफ रूल्स, ये सिंपल है, 2 लाइन के एक्सप्लेनेशन है इनके, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपका दोनों से सेट ऑफ हो सकता है, LTCG से भी और STCG से भी। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपका फ्लेक्सिबल है, दोनों में से किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है और कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए ओनली अगेंस्ट कैपिटल गेन्स। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगले 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए सिर्फ कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट, किसी और हेड के अगेंस्ट नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपका फ्लेक्सिबल नहीं है, ये सिर्फ सेट ऑफ हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट। ठीक। STCG के अगेंस्ट ये आपका सेट ऑफ नहीं हो सकता है, किसी और हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट भी ये सेट ऑफ नहीं हो सकता है और 8 असेसमेंट ईयर्स तक आपका ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, वो भी सिर्फ LTCG के अगेंस्ट। तो कैपिटल लॉस सेट ऑफ रूल्स में याद रखना है कि जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो सेट ऑफ हो सकता है STCG के अगेंस्ट भी, LTCG के अगेंस्ट भी, अदर हेड्स के अगेंस्ट नहीं। LTCL आपका सेट ऑफ हो सकता है सिर्फ LTCG के अगेंस्ट, STCG और अदर हेड्स के अगेंस्ट नहीं। और 8 इयर्स तक ये दोनों कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, ये
कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये थे आपके कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम और कैपिटल लॉस सेट ऑफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स समझ आ गया। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कुछ स्पेशल केसेस, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लेते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सबसे पहले सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B में एंजल टैक्स देख लेते हैं कि एंजल टैक्स क्या होता है। जब एक क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब कोई अनलिस्टेड कंपनी किसी रेजिडेंट इन्वेस्टर को शेयर्स इशू करती है फेयर मार्केट वैल्यू प्राइस से ज्यादा प्राइस पर, क्या कि कोई अनलिस्टेड कंपनी किसी रेजिडेंशियल इन्वेस्टर को फेयर मार्केट वैल्यू प्राइस से ज्यादा प्राइस पर शेयर्स इशू करती है, तो वो जो प्रीमियम एफएमवी से ज्यादा था वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। मतलब मान लो स्टार्टअप का एक शेयर का एफएमवी 100 रुपीज पर शेयर था, पर इन्वेस्टर ने 150 रुपीज पर शेयर दिया, तो जो आपका एक्स्ट्रा 50 रुपीज होता है वो आपका एंजल टैक्स के अंडर टैक्सेबल होता है। इसका नाम एंजल टैक्स क्यों है? एंजल टैक्स इसलिए क्योंकि ये मेनली अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए होता है। अर्ली इन्वेस्टर्स को हम एंजल बोलते हैं, सिंस उन्हीं एंजल्स को ये सजा मिल रही है तो उसके वजह से ये एंजल टैक्स है। रेट होता है इसका अप्रोक्सीमेटली 30.9% एक्सेस पर। इसके एक्सेप्शंस हैं डीपीआईआईटी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स, कैटेगरी 1 और 2 के एआईएफ और स्पेसिफाइड रेजिडेंट्स, ये सब इसके एक्सेप्शंस हैं। अब यहाँ स्लाइड पर जो लिखा है वो तो हिस्टोरिकली करेक्ट है, पर यूजीसी नेट पेपर के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट चेंज है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो स्लाइड में गिवन नहीं है, मैं वर्बली बताऊंगी, ध्यान से सुनना। एंजल टैक्स आपका अबॉलिश हो गया है। फाइनेंस एक्ट 2024 में एंजल टैक्स आपका कंप्लीटली खत्म हो गया, विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 से आपका एंजल टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, तो अगर पीवाईक्यूज में, अब याद रखने की बात यह है कि पीवाईक्यूज में अगर आपका फाइनेंशियल ईयर दे रखा है 2025 से पहले का, असेसमेंट ईयर है आपका 2025 से पहले का, तो उसमें एंजल टैक्स एग्जिस्ट करता है, उसमें एंजल टैक्स लगेगा। बट अगर आपका आ जाए आफ्टर 2025 एक करंट अफेयर की तरह आ जाए कि एंजल टैक्स अबॉलिश हुआ है तो कब हुआ है, तो आपको याद रखना है फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 से आपका एंजल टैक्स अबॉलिश्ड है कंप्लीटली। फाइनेंस एक्ट 2024 में अपडेट्स आए और उसने एंजल टैक्स को खत्म कर दिया। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया ताकि स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को थोड़ा बूस्ट मिले, इस वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया और एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में गिफ्ट्स के बारे में है और सेक्शन 57 होता है आपका डिडक्शंस फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट स्लाइड पर हम इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56, ये वो हेड है जिसमें आपकी सारी रेजिडुअल इनकम्स आती है, मतलब कि जो भी इनकम कहीं और किसी हेड में नहीं आ पाए तो वो इनकम आपकी इस हेड में आती है। कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। कौन सी इनकम्स आती हैं आपकी? रेजिडुअल इनकम्स। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 के अंडर जनरल आइटम्स। सबसे पहला है आपका डिविडेंड्स। फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 से पहले तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स सिस्टम था। कंपनी टैक्स देती थी, शेयर होल्डर का एग्जेम्प्ट था, पर असेसमेंट ईयर 2021 से 22 के बाद से आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबॉलिश हो गया। मतलब अब जो आपका डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होता है नॉर्मल स्लैब रेट्स पर। पहले कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होता था, अब आपका शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021 टू 2022, राइट, याद रहेगा। फिर है आपका लॉटरी, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस विनिंग्स, इन पर फ्लैट 30% का टैक्स है सेक्शन 115 BB के अंडर। कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन 194B। अगर 10,000 से ज्यादा की आपकी विनिंग्स है तो टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन 194B। अगर 10,000 से ज्यादा की विनिंग्स है तो फ्लैट 30% का टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 115 BB। नो डिडक्शन अलाउड। मतलब सीधी सी बात है, अगर तुमने 1 लाख रुपए जीते तो सीधा 30,000 का टैक्स होगा, पीरियड। नो इफ्स नो बट्स। सेम आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर आपका पीजीबीपी में कवर्ड नहीं है तो यहाँ टैक्सेबल होगा। रेंटल इनकम फ्रॉम मशीनरी और इक्विपमेंट, हाउस प्रॉपर्टी नहीं, मशीनरी और इक्विपमेंट से जो रेंटल इनकम है वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। अब ये कुछ सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 के अंदर स्पेशल एंटी अवॉइडेंस केसेस हैं। सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 में गिफ्ट्स रिसीव्ड के बारे में लिखा है कि अगर किसी इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को
पैसे, प्रॉपर्टी, मनी, कुछ ऐसा गिफ्ट मिलता है फॉर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो वो टैक्सेबल होगा। वो भी किससे? अगर आपको कुछ पैसा, कुछ प्रॉपर्टी मिलती है रिलेटिव के अलावा किसी से, आपको नॉन रिलेटिव से मिलती है प्रॉपर्टी या पैसा, और अगर वो 50,000 से ज्यादा की वैल्यू रखती है वो पर्टिकुलर चीज, कैश ही मिल रहा है 50,000 से ज्यादा या कुछ गिफ्ट मिल रहा है 50,000 से ज्यादा अमाउंट का, तो आपका पूरा अमाउंट टैक्सेबल होता है। अगर 50,000 तक मिल रहा है तो एग्जम्प्ट है टैक्स लगने से, बट अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपका पूरा टैक्सेबल हो जाता है। एक्सेस टैक्सेबल नहीं होता है, आपका पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। 60,000 रुपए मिल रहे हैं, किसी दोस्त ने 60,000 रुपए दिए हैं गिफ्ट में, तो आपका 60,000 पूरा टैक्सेबल होगा, ना कि आपका 10,000 जो एक्सेस है, आपका 60,000 ही टैक्सेबल होगा, right? If it crosses the exemption limit of 50,000, then the whole amount is taxable. Next is section 56, subsection 2, clause 7 में property received below FMV. अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर, और उसका जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा है, तो वो भी फिर आपकी पूरी टैक्सेबल होती है। अब देख लेते हैं सेक्शन 57 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के डिडक्शंस। IFOS से जो इनकम आए उसके लिए आपने कोई एक्सपेंडिचर किया, वो पूरा का पूरा आपका डिडक्टेबल होगा। कमीशन फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड्स भी आपका डिडक्टेबल होगा। आपकी कोई रेंटेड मशीनरी की रिपेयर्स हुए हैं, उसका इंश्योरेंस, उसका डेप्रिसिएशन, वो सब भी आपका डिडक्टेबल होगा। नॉन डिडक्टेबल क्या होगा आपका? आपके पर्सनल एक्सपेंसेस आपके नॉन डिडक्टेबल होंगे। बाकी ये वाले सारे एक्सपेंडिचर्स आपके डिडक्टेबल होते हैं अंडर सेक्शन 57 फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक बार सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 में गिफ्ट रूल्स को थोड़ा सा डीपली डिग करके समझ लेते हैं। ये पर्टिकुलर सेक्शन आपका ये कहता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी या मनी जब रिसीव हो रही है विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, उसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि वो किसने दी है और कितनी दी है। पर जो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा वो डिपेंड करेगा उसके रिलेशनशिप पे आपके, कि आपको कब मिल रहा है, किसने दिया है और कितना वैल्यू आपको मिल रहा है। अगर आपको कैश और मनी रिसीव हो रहा है एग्रीगेट में 50,000 से ज्यादा, तो क्या होता है कि इसमें आपको एग्रीगेट गिफ्ट्स देखे जाते हैं। आपका नॉन रिलेटिव आपको गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, तो अगर आपको एक साल में 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट मिल गया है तो वो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। और इसमें आपको पूरे साल में जितना भी गिफ्ट्स मिले हैं वो सारे एग्रीगेट होकर 50,000 की लिमिट होती है उसके ऊपर। जैसे अगर आपको 20-20 हजार अलग अलग 4 लोगों से मिले हैं तो आपके टोटल 80,000 हो गए हैं। टोटल एग्रीगेट आपकी 50,000 की एग्जम्पशन को क्रॉस कर रहा है। ऐसा नहीं होगा कि 20,000 एक का मान के 20,000 एक का मान के 20,000 एक का मान के आप एग्जेम्प्ट कर लोगे, नहीं। आपको एग्रीगेट एक साल में जितना भी कैश और मनी रिसीव हुआ है वो अगर टोटल 50,000 की लिमिट को एक्सटेंड कर रहा है तो आपको टैक्सेबल, तो आपका पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। पर अगर आपको पूरे साल में जैसे 40,000 का कैश रिसीव हुआ है एज अ गिफ्ट फ्रॉम अ नॉन रिलेटिव, तो वो नॉन टैक्सेबल होगा। अब अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको विदाउट कंसिडरेशन मिल रही है और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी 50,000 से ज्यादा है, तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्या? जो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपने पे करी है वो वैल्यू आपकी टैक्सेबल हो जाएगी अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो। इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो अगर आपका इसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 को एक्सीड कर रहा है तो एसडीवी में से 50,000 को माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, इसमें आपका फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो टैक्सेबल हो जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में सेम एसडीवी जैसा कैलकुलेशन होगा, बस उसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था, इसमें फेयर मार्केट वैल्यू को यूज करते हैं हम। तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस द कंसिडरेशन, इफ द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 50,000 देन दैट अमाउंट विल बी, देन दैट डिफरेंस विल बी टैक्सेबल, राइट। इसमें क्या क्या एग्जेम्प्ट होता है, क्या क्या आपका टैक्सेबल नहीं होता है। इवन इफ आपका वो 50,000 से ज्यादा है अमाउंट, या गिफ्ट का कंसिडरेशन आपका 50,000 से ज्यादा है, तब भी वो आपका एग्जेम्प्ट होता है इस सेक्शन में। क्या है? अगर आपको गिफ्ट दे रहे हैं आपके रिलेटिव्स में कौन कौन आता है वो अभी मैं आगे बताऊंगी। तो अगर आपको गिफ्ट दे रहे हैं आपके रिलेटिव्स, जो आपके सेक्शन में मेंशन्ड है, वो वाले रिलेटिव्स अगर आपको गिफ्ट दे रहे हैं तो उन पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है आपकी खुद की शादी पर, एक व्यक्ति की खुद की शादी है, उस पर उसको जो गिफ्ट मिल रहा है वो भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा। गिफ्ट अंडर विल और बाय इनहेरिटेंस, बाय विल और बाय इनहेरिटेंस आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, कुछ गिफ्ट मिल रहा है, तो वो भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा।
गिफ्ट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से आपको कुछ मिल रहा है, वो भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा। गिफ्ट फ्रॉम एनी अप्रूव्ड फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन, इनमें से किसी से भी आपको कुछ भी अमाउंट या कंसिडरेशन मिलता है, कुछ भी गिफ्ट मिलता है, वो सब आपका टैक्सेबल नहीं होता है। रिलेटिव में कौन कौन आता है इस पर्टिकुलर सेक्शन के कंटेक्स्ट में? इंडिविजुअल का स्पाउस, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस, ब्रदर और सिस्टर ऑफ ईदर पेरेंट, ठीक है, एनी लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है, स्पाउस ऑफ एनी ऑफ द अबव पर्संस, ठीक है, अभी जो भी मेंशन हुआ है उनमें से किसी का स्पाउस, ठीक, ये सब आपके रिलेटिव होते हैं। आपके फ्रेंड्स आपके रिलेटिव्स नहीं होते हैं, आपके कजिन्स भी आपके रिलेटिव्स नहीं होते हैं, अंकल आंट्स सिर्फ आपके पेरेंट्स के रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर आपके अंकल एंड आंट्स रिलेटिव्स में कंसिडर होंगे, बाकी कोई अंकल आंट भी आपके रिलेटिव्स नहीं होते हैं, ये सब रिलेटिव में होते हैं। इन सब में से किसी ने अगर गिफ्ट दिया और वो अगर 50,000 से ज्यादा भी है तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगा। ये था आपका गिफ्ट अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। चलो वी हैव रीच टू द एंड। अब कुछ